नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय लखनऊ उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ADVVS मिश्रा में। आज की वीडियो का टॉपिक और विषय है गंगा। गंगा के बारे में हम लोग समझेंगे, गंगा का इतिहास समझेंगे, गंगा के धार्मिक तथ्यों के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ गंगा के इस बारे में भी समझेंगे गंगा कहाँ से शुरू होती है और गंगा कहाँ खत्म होती है। इसके साथ ही साथ गंगा क्यों गंदी हो रही है और गंगा को गंदी करने में हिंदू का क्यों बड़ा हाथ है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे गवर्नमेंट ने अभी तक गंगा को क्लीन करने में कितना बड़ा अपना योगदान दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव फन ऑल टुगेदर। हिंदू धर्म के अनुसार मृत शरीर का एक भाग वायु में और दूसरा भाग जो भस्म के रूप में रह जाता है वो मिट्टी में। पर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोगों ने जलाने के बाद जो कुछ हिस्सा बच जाता है उसे गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जो कि जिससे कि गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। ये सिर्फ लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि शासन के स्तर पर भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं। Ganges, once revered as a holy river, now looks like a massive cesspool. The water is murky and danger lurks beneath the surface. Some tests have found that E. coli levels in parts of the river reach a staggering 100,000 per 100 milliliters. अगर हम लोग गंगा की शुरुआत की बात करेंगे तो गंगा की शुरुआत भी अपने में एक बड़ी रोमांचकारी एक कहानी है, क्योंकि हमारे मैथोलॉजी में साथ ही साथ हमारे साइंटिफिक में बड़े अनोखे तरीके से गंगा का ओरिजिन है। अच्छा, गंगा का ओरिजिन सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगोत्री ग्लेशियर बेसिकली हिमालय में है। हिमालय बेसिकली सिचुएटेड है हमारे उत्तराखंड में। अब जो एकदम एग्जैक्ट प्लेस है गंगा की ओरिजिन का वो है गौमुख। गौमुख मतलब एक गौ की तरह मुंह का आकार लिया हुआ एक जगह है जो कि सिचुएटेड है गंगोत्री ग्लेशियर में उत्तराखंड में। वहाँ से गंगा निकलती है। अच्छा, गौमुख से सबसे पहले गंगा भागीरथी के फॉर्म में निकलती है और वो वहाँ से बहते बहते अलकनंदा में मिलती है। अलकनंदा देवप्रयाग में है। गौमुख से गंगा निकलने के बाद फिर वो अलकनंदा में जाता है, अलकनंदा से देवप्रयाग, फिर उसके बाद वो और अलग टाउन्स में जाता है, जैसे उत्तर काशी में जाता है, उसके बाद हरिद्वार में जाता है गंगा। अच्छा, उत्तराखंड से चला, उत्तर काशी से फिर हरिद्वार तक गया। हरिद्वार अपने में एक हिंदू सभ्यता में, हिंदू समाज में सबसे बहुत ही पावन जगह है, जहाँ पे लोग जाते हैं मोक्ष के लिए, जहाँ पे लोग जाते हैं शुद्धि के लिए, जहाँ पे लोग जाते हैं शांति के लिए। हरिद्वार से गंगा बहते बहते हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आ जाती है। नॉर्दर्न इंडिया में टाउन्स में आती है इलाहाबाद में, जो कि अभी मौजूदा प्रयागराज है। प्रयागराज में आते ही वो यमुना से मिलती है और आगे चल के वो त्रिवेणी संगम बनाती है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर गंगा जाती है बिहार में। बिहार में वो पटना टाउन से होते हुए भागलपुर तक जाती है। अच्छा, पटना टाउन और भागलपुर के जो बसीन टाउन्स हैं, बसीन टाउन्स मतलब जो भी गंगा नदी के करीबी सटे हुए गांव प्रदेश हैं, बहुत सारे वहाँ के जो गांव वासी, बहुत सारे वहाँ पे किसान पूरी तरीके से गंगा पानी पे निर्भर है और गंगा पानी की वजह से अपनी खेती करें, गंगा पानी की वजह से इरिगेशन हो रहा है, फिशरीज हो रही है। एक बहुत बड़ा लाइफ साइकिल में ह्यूमंस के रोल पैदा कर रहा है गंगा, जब वो बिहार और अन्य बसीन टाउन्स में गुजरते हुए जाती है। अच्छा, बिहार से पानी बहते बहते फिर ये वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में पानी बहते बहते, अच्छा, उस वेस्ट बंगाल में गंगा को होंगली रिवर कहा जाता है, फिर जाके वो कलकत्ता में मिलता है। वेस्ट बंगाल के बाद फिर गंगा बहती जाती है बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में जाते जाते गंगा दो रिवरों में डिवाइड हो जाती है। उसमें से सबसे रिनाउंस है पदम रिवर। फिर अंत तक गंगा मिलती है बे ऑफ बंगाल में लार्ज डेल्टा के थ्रू। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में गिरते गिरते अपने में ही गंगा विश्व का सबसे लार्ज रिवर डेल्टा बनाता है, जो कि सुंदरबन कहलाता है। अच्छा, सुंदरबन यूनेस्को हेरिटेज की साइट भी है और ये अपने में बहुत सारे भिन्न भिन्न बायोडाइवर्सिटी को लाइफलाइन दे रही है, जिसमें हमारा बंगाल टाइगर भी है। फिर अंत तक गंगा बे ऑफ बंगाल में गिर के समुद्र से मिल जाती है। ये थी हमारे साइंटिफिक गंगा की शुरुआत और अंत। और अगर हम लोग अपने पौराणिक कथा में गंगा का अगर वर्णन देखें तो गंगा को बुलाने वाले भागीरथी थे। भागीरथी एक किंग थे। उन्होंने अपनी बहुत घोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने गंगा देवी का आवाहन किया, क्योंकि गंगा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे हमारी धरती शुद्ध हो सकती थी। जब उन्होंने गंगा का आवाहन किया तो गंगा इतने फोर्स से हमारे अर्थ पे गिरी कि डिस्ट्रक्शन होने लगा।
फिर उन्होंने मतलब भागीरथी ने वापस से शिव जी से प्रार्थना की कि आप इसका कुछ कीजिए। तो शिव जी ने गंगा को अपने जटा में लपेटा और गंगा का जो फोर्स था, डिस्ट्रक्टिव फोर्स था, उसको सदन किया, उसको सूद किया और फिर ग्रेजुअली गंगा एक सही माध्यम से बहने लगी और अपना अर्थ प्योरीफाइड हुआ। सब्सिक्वेंटली रामायण में भी गंगा का नाम आया, महाभारत में भी गंगा का नाम आया। महाभारत में भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी बोला जाता था। तो बहुत सारे वर्णन हमारे गंगा की हमारे मैथोलॉजी, हमारे पौराणिक कथाओं में किया जाता था। अच्छा, गंगा हमेशा से हम लोगों के, हर आदमी जो हिंदू कौम से बिलोंग करता है, हिंदू, सिख, बौद्धिज्म, जैनिज्म, वो ये मानता है कि गंगा एक सबसे शुद्ध और सबसे पावन जल है। अगर हम इसमें मिलेंगे, इसमें स्नान करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमको शांति मिलेगी, हमको सुख मिलेगा, हमको समृद्धि मिलेगी। अब शुरुआत यहीं से होती है गंगा को गंदा करना। अच्छा, हमारे हिंदू गंगा को सबसे शुद्ध नहीं मानते हैं और हमारे ही हिंदू ऐसे हैं जो गंगा को हमेशा गंदा करते हैं। अच्छा, गंगा लोग कहते हैं बहुत स्पेसिफिक जगह है। गंगा हमारे ज़मीन के अंदर भी है, हमारे ज़मीन के ऊपर भी है। ऊपर का क्या मतलब, जो नदी है, और अंदर का क्या मतलब है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है। गंगा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है अपने फ्लड के माध्यम से, अपने ओवरफ्लो के माध्यम से। और नदियाँ जो गंगा की है वो तो अलग है ही। हिंदू मान्यता में गंगा को सबसे शुद्ध माना गया है। गंगा को ये माना गया है कि अगर हम कोई पाप करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा पाप धुल जाएगा। अगर मैं मरता हूँ और मेरे एशेज गंगा में बहाए जाते हैं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। अगर मैं गंगा को अपने नाखून में लगाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। इस अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यता और मिथ्स माने जाते हैं मैथोलॉजी में हमारे गंगा के संबंध में। अच्छा, इसके संबंध में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। जो भी व्यक्ति समाज में रह रहा है, वो अपने घर में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, जब भी वो अपने घर की सफाई करता है, जब भी कोई सामान वो बाहर से ले आता है, जब भी वो पॉटी करता है, जब भी वो पेशाब करता है अपने बाथरूम में, तो क्या कभी उस आदमी ने अपने आप से सवाल पूछा कि हमारे घर से निकला हुआ प्लास्टिक, हमारे घर से निकली हुई हमारे बाथरूम, हमारा टॉयलेट, हमारा शिट, वो कहाँ जाता है? वो कहाँ जाता है आप सबको पता है? आप सबको नहीं पता है। हमारे गांव में क्या होता है कि हर गांव में जहाँ भी बाथरूम है वहाँ पे एक सोखते होते हैं। सोखता क्या होता है? एक गड्ढा होता है जिसको सीमेंट से, ईंटे से भरा जाता है और उसमें बाथरूम्स, जितनी भी कमोडिटीज़ होती है बाथरूम्स की, डर्टी चीज़ें होती हैं, वो उसमें भरा जाता है। पर हमारे नगर विकास, हमारे सिटी में ये सुविधाएं नहीं होती, क्योंकि अगर सोखता रहेगा, सोखता भर जाएगा। तो हमारे सिटीज़ में नाले बने हुए हैं, मतलब आपके घर से निकला हुआ प्लास्टिक, आपके घर से निकला हुआ पेशाब, आपके घर से निकला हुआ मलमूत्र, वो सब उस नाली में आता है और वो नाली धीरे धीरे यमुना, गंगा और गोमती में जाके गिरता है। यमुना, गंगा, गोमती। अच्छा, यमुना, गंगा, गोमती अपने में ही इतनी बड़ी नदियां हैं जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, पटना, हरिद्वार और उत्तराखंड को चला रही हैं। अगर ये नदियां ना हो तो हमारा आपका जीवन पूरी तरीके से खराब हो जाए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, गंगा पे ही आश्रित लमसम 92 ऐसी एक्वा मरीन लाइफ है जिसमें हमारे घड़ियाल भी आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और मैमल्स आते हैं। नाना प्रकार के बैक्टीरिया, नाना प्रकार के फिश, पूरा निर्भर है गंगा पे ही केवल। उसी प्रकार हमारा जो यमुना है, हमारा जो गोमती है, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के मरीन और एक्वा लाइफ है। और मरीन और एक्वा लाइफ को बर्बाद कैसे किया जा सकता है? नाले से बर्बाद किया जा सकता है। तो नाले से कैसे बर्बाद किया जाएगा? जो भी हमारे घर से कचरा निकलेगा वो जाएगा यमुना में, वो जाएगा गंगा में, वो जाएगा नदी में। अच्छा, इसके संबंध में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट माह में गंगा प्रोग्राम, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। इसके माध्यम से सरकार ने भिन्न भिन्न रिवरों में एक प्योरीफायर लगाया। प्योरीफायर मतलब कि एक नाला था, उसमें उन्होंने जाली लगा दी, ऐसे लोहे का ग्रिल लगा दिया। उस ग्रिल को इन्होंने कहा कि ये प्योरीफायर है। कुछ और जगह हमारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ये इस्टेब्लिश किया गया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्योरीफायर लगाया गया। लेकिन इलेक्ट्रिक प्योरीफायर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट को, उसको रिपेयर करने में, उसको चलाने में। तो उसमें पूरी तरीके से नमामि गंगे
प्रोग्राम्स, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स, साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज कम्प्लीटली फेल्ड हुआ। इसमें पूर्णतः हमारे गवर्नमेंट का दोष नहीं है, इसमें पूर्णतः और मेजरली हमारे हिंदूज का दोष है। हमारे हिंदू एक तरफ मानते हैं कि गंगा एक सबसे शुद्ध पानी है और एक तरफ अपने घर की ही गंदगी, अपने घर का कूड़ा कचरा, अपने शरीर का कूड़ा कचरा वो गंगा यमुना सरस्वती मिलाते हैं। और उसके बाद चाव से, अगर आप लखनऊ में रहते होंगे तो लखनऊ में आलमबाग की तरफ जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे एक बैकुंठ धाम है जहाँ पे क्रिमेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे बॉडी बर्न की जाती है और उसके एसोसिएटेड में गोमती कैनाल, गोमती रिवर है जिसमें बॉडी को बहाया जाता है। और जब भी आप इवन गोमती रिवर फ्रंट पे जाएंगे तो इतनी ज़्यादा स्मेल करती है गोमती, कहने वाली बात नहीं। और स्मेल करने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे ह्यूमन के कंटेमिनेशंस, गवर्नमेंट के कंटेमिनेशन सब उसी में जाके गिरते हैं और उसी में आपकी अस्थियाँ बहाई जाती हैं और आपको उसी अस्थियों में स्वर्ग मिलेगा, ऐसा हिंदू मानते हैं। साथ ही साथ अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा को सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड करने में हमारे कानपुर सबसे ऊपर है। कानपुर में लेदर फैक्ट्री है, कानपुर में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं, कानपुर में केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं। तो जितनी भी कंटेमिनेशंस इन सारे फैक्ट्रीज निकलती है वो सीधे जाती गंगा में। अच्छा, इन लोग क्यों कहीं और नहीं फेंक सकते? अगर हमारे इंडिया में कूड़ा कचरा कहीं और फेंका जाएगा तो वो केवल स्टोर होगा बट एंड नहीं होगा। तो सबसे चीपेस्ट और सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि उसको नदियों में डाल दो। अच्छा, चीपेस्ट और बेस्ट इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर आप कहीं उसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका भंडार लगेगा। अब जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लें तो दिल्ली में हिमालय से भी ऊपर कूड़े का भंडार लग गया है। तो अब उसका वो लोग क्या करेंगे, उसका वो लोग रोड बनाएंगे, उसका वो लोग यूज़ करेंगे, सो ऑन एंड सो। रोड को बनाने के लिए उसको एक स्थिति में डालना पड़ेगा और उस स्थिति में डालने के लिए उसमें कॉस्ट अटैच रहेगा। तो गवर्नमेंट वो बियर नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने में ही एक बड़ा कॉस्ट है। अगर हम केवल अपने कूड़े को ही साफ़ करने में सारी कॉस्टिंग लगा देंगे तो अदर डेवलपमेंट का क्या होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने बड़ी रियायत दे दी लोगों को, अपनी गंदगी निकालिए और उसको गंगा यमुना सरस्वती में बहाइए। अच्छा, इसका रीज़न भी क्या था? क्योंकि वो लोग कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहते थे। कूड़े को जलाना, कूड़े को रिसाइकिल करना एक एक्सपेंसिव काम है, तो सबसे चीपेस्ट काम यही है कि आप उसको फ्लो कर दीजिए। अच्छा, हमारे हिंदू में भी इतने लिटरेट लोग हैं कि लोग कूड़ा को बहा भी रहे हैं और उनको पता भी नहीं वो कहाँ जा रहा है। बहुतों को तो पता है, बहुतों को नहीं भी पता है कि हमारे घर से कुछ भी निकला है वो सीधे किसी झरने में, किसी नदी में, किसी तालाब में ही जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्यों नदियों को ही सोर्स माना गंदगी का? क्योंकि नदियों को ही एक माध्यम माना कि यहीं नदी में ही गंदगी गिरनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो यमुना, गंगा और सरस्वती और गोमती ये एक फ्लो में रहती है। मतलब हमारे इंडिया में भिन्न भिन्न डैम्स बने हुए हैं। जैसे उत्तराखंड में डैम बना हुआ है, नॉर्दर्न साइड्स में डैम बने हुए हैं, सदर्न साइड में डैम बने हुए हैं। तो डैम का जब पानी छूटता है, रिचार्ज होता है जब सारे रिवर्स, तो अपने में सारे कूड़े बह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, नदी साफ़ रहती है। पर हर बार ये नहीं होता। जैसे गर्मियों के सीजन्स में डैम्स को बंद किया जाता है तो जहाँ जहाँ पे कूड़ा जाता है तो वहाँ पे वो पूरा कंटेमिनेट हो जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट हर बार पानी की शुद्धता को मेज़र करने के लिए अंडर गंगा नमामि प्रोग्राम और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, साथ ही साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एक वो लोग क्वालिटी मेजरमेंट करते हैं पर मिलीग्राम में। तो वो हर साल एक डेटा रिलीज़ करते हैं। हाल ही में उनका 2018, 19 और 20 का डेटा रिलीज़ हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे गंगा पानी में कितने डिज़ोल्व ऑक्सीजन है और कितने फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ ये दर्शाता है कि कितना हमारा पानी शुद्ध है और कितना हमारा पानी मानव द्वारा गंदा है। जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ये एनिमल के थ्रू आता है, एनिमल के छाल से आता है, एनिमल के बॉडी से आता है, एनिमल के कंटेमिनेशन से आता है, ह्यूमन के कंटेमिनेशन से आता है, ह्यूमन के गंदगी से फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जनरेट होता है हमारे गंगा में। तो इसकी रिपोर्ट उन्होंने 18, 19, 20 को रिलीज़ की। हर साल वो लोग रिपोर्ट ये रिलीज़ करते हैं और ये डेटा अपने में ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक एवरेज पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा लमसम 8 से 12 तक होनी चाहिए मिलीग्राम
/I होना चाहिए, एक डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की, तो उसकी प्रतिशत 0 से मान लीजिए 1 मैक्सिमम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज़ किया कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारे गंगा में, जैसे उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में ऑन एवरेज 8 से 9 तक है, 6 से 8 के बीच में है। पर उसी साइड में उन्होंने फीकल कोलिफॉर्म का भी रिपोर्ट इशू किया। अच्छा, फीकल कोलिफॉर्म किस तरीके से मेजर होगा? 2500 mPl/100 मिलीलीटर से। फीकल कोलिफॉर्म हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 530-500 से लेकर 1000 प्लस है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में जो गंगा बह रही है उसमें मानव द्वारा कंटेमिनेशन इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हालांकि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ठीक है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्या मतलब होता है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि पानी में शुद्धता की वजह से जो ऑक्सीजन अपने आप बन रहा है पहाड़ों से आके मिनरल के माध्यम से, और उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है जैसे कि डॉल्फिन हो गए, घड़ियाल हो गए, इनका लाइफ सुरक्षित रहेगा। पर अगर एक रिपोर्ट में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ज़्यादा है तो कैसे उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन सही होगा? क्योंकि एक पानी जो कंटेमिनेटेड है कूड़ा कचरा, गंदगी और बैक्टीरिया से, तो वो अपने आप में ही ये प्रिवेंट करेगा कि उसमें ऑक्सीजन ना बने। ऑक्सीजन बने तो वो बैक्टीरियल ऑक्सीजन बने, ना कि सपोर्टिंग मरीन लाइफ के डिज़ोल्व ऑक्सीजन बने। तो ये हर बार अपना डेटा रिलीज़ कर रहे हैं तो वो अपने में ही कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा है, बट कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक भी है। और सारा डेटा ये शो करता है कितना ज़्यादा गंगा गंदा हो रहा है डे बाय डे फीकल कोलिफॉर्म, मतलब ह्यूमन द्वारा गंदगी से। अच्छा, गंगा को गंदा करना है तो मन से गंदा कर दो। गंगा को ये मत कहो कि गंगा सबसे प्योर वाटर है, हमको उससे मोक्ष मिलेगा। अगर आप उसी गंगा में अपनी गंदगी डाल रहे हैं, उसी गंगा में आप नहा रहे हैं, उसी गंगा में आप फूल डाल रहे हैं, पत्ती डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और आपकी वजह से गंगा में जो मरीन लाइफ है, डॉल्फिन, घड़ियाल, ये लोग खुद अपने आप में विलुप्त हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी योगदान आपकी है। तो आप खुद को प्योरीफाई करने के चक्कर में मरीन लाइफ के गंगा को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ये मानते हैं कि आप हिंदू हैं तो सबसे पहले आप ये सीखिए कि हमारी वजह से एक नदी तालाब गंदा ना हो। अगर आप कोई भी गंदगी निकाल रहे हैं तो उसको खुद के एक कोई गड्ढा कीजिए, गड्ढे में उसको डालिए। अगर प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो प्लास्टिक को एक बोतल में भरिए और उसको कहीं ना कहीं दीजिए जहाँ पे वो रीयूज़ हो सकता है। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए हैं कि आप प्लास्टिक देंगे, उसको रीयूज़ करके उसको छोटा क्यूब बना देते हैं। तो आपको ये छोटा छोटा एफर्ट करना पड़ेगा एज अ रियल हिंदू बनने के लिए। महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में लमसम 40 करोड़ लोग गए हैं, और अब आप जान लीजिए 40 करोड़ लोग गए हैं तो कितने बड़े लेवल पे महाकुंभ में गंदगी हो रही होगी गंगा के संबंध में। लोग उसमें फूल फेंक रहे होंगे, माला फेंक रहे होंगे, नहा रहे होंगे, साबुन लगा रहे होंगे, और वो सब अपने में कंटेमिनेशन है, वो सब अपने में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जनरेट कर रहा है। और वहाँ पे वो लोग गए हैं एक पर्पस से शुद्ध होने के लिए, पर खुद तो शुद्ध तो हो नहीं पा रहे हैं और वो पूरे गंदा अलग से कर रहे हैं। तो गंगा में इवन हमारे पुराणों में भी बहुत सारे श्लोक ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें कहा गया है, न तो कोई गंगा में ब्रश करे, अपना दांत साफ करे, न तो गंगा में कोई कपड़े धोए। ये हमारे पुराणों के श्लोकों में लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक और श्लोक है जिसमें ये लिखा गया था कि जो भी गंगा में नहाएगा उससे पहले वो अपने आप को दूसरे पानी से साफ करेगा, फिर उसके बाद वो गंगा में नहाएगा। तो हमारे पौराणिक स्क्रिप्चर्स में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमको पानी को गंदा नहीं करना। और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए पौराणिक टाइम में कि गंगा को साफ किया जाए। गंगा साफ भी हुई, पर अगर हम लोग खुद से अपना स्टेप्स नहीं लेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती को साफ करने के लिए, तो गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम पे प्रोग्राम ले आएगी, बजट पास करेगी, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि एट द एंड गंगा एक समाज से साफ होगा, और समाज हिंदू से भरा हुआ और हिंदू पूरे गंदगी से भरे हुए हैं। सोच उनकी बहुत अच्छी है, कर्म उनका 2 कौड़ी का है। तो सोच अपनी अच्छी आप रख रहे हैं तो साथ ही साथ अपना कर्म भी अच्छा रखिए। गंगा को गंदा मत कीजिए, किसी भी पानी को गंदा मत कीजिए। नहाना है, शुद्धिकरण होना है तो एक औपचारिकता से नहाइए, एक औपचारिकता से शुद्धिकरण की तरफ बढ़िए।
नहीं तो मुझे आपको जलता हुआ भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, साथ ही साथ उसी नदी में आपकी अस्थियां नहीं बहती हुई अच्छी लगेंगी जिसमें आपके घर की गंदगी, आपके शरीर की गंदगी पहले से बह रही है, और उस नदी में आपकी अस्थियां बहने के बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आज के लिए गंगा पे बस इतना ही। मेरे हिसाब से चर्चा बहुत बड़ी हो गई है। वीडियो और पॉइंट और थॉट्स अगर आपको कहीं ना कहीं सच्चाई से अवगत कराता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को उसमें फिल कीजिए। मेरी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करेगी, असिस्ट करेगी आपके प्रॉब्लम में। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। धन्यवाद।